हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। त्रिपाठी कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का आज फिर एक बार स्वागत है। जैसा कि इसके पहले हमारे जो भी वीडियो पार्टनरशिप रिलेटेड दिए गए हैं उसमें देखे होंगे कि हमने मीनिंग ऑफ पार्टनर्स या मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप आपको पढ़ाया है। इस क्रम में आज हम पढ़ाएंगे एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, नए साझेदार का प्रवेश। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझ लीजिए। जब कोई नया व्यक्ति फर्म में प्रवेश लेता है तो उसे हम साझेदार का प्रवेश या एंट्री ऑफ ए पार्टनर्स, एंट्री ऑफ न्यू पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स, इन सब बातों को जानते हैं। इसमें कोई टेक्निकल बातें नहीं है, सीधी सी बात है। आपका बिजनेस है, आप दो या दो लोग से अधिक मिलकर के एज ए पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं। आपको जरूरत हुई कि हमें किसी और व्यक्ति को फर्म में लाना चाहिए तो आप उसे शामिल किए। इसी को हम एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स या नए व्यक्ति का साझेदारी फर्म में प्रवेश कहते हैं। अब बात आती है, ये हम करते क्यों हैं, हमें यहाँ दिखाई पड़ता होगा, लिखा है रीजन ऑफ एडमिशन। यानी कि रीजन ऑफ एडमिशन का मतलब हुआ कि हम किसी व्यक्ति को साझेदारी फर्म में प्रवेश दिलाते क्यों हैं, साझेदारी फर्म में हम प्रवेश क्यों दिलाते हैं, ये हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो सीधी सी बात है, हम अपने व्यवसाय में किसी और को क्यों शामिल करेंगे। खुद सोचिए, हमें पूंजी की जरूरत हो अथवा हम उनके गुडविल का प्रयोग करना चाहते हो, उनके नेम फेम का प्रयोग करना चाहते हो, उनके स्किल का प्रयोग करना चाहते हैं, यही सब है ना। तो किसी व्यक्ति को हम यही रीजन से हम करते हो। अथवा कोई मान लो दो ही व्यक्ति हों, कोई एक मर जाए तो एक व्यक्ति तो साझेदार हो नहीं सकता, तो वैसी कंडीशन में भी जरूरी हो जाता है। तो इसके दो चार रीजन है, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला, हमें नीड ऑफ कैपिटल कर सकते हैं आप इसको, पूंजी की जरूरत होती है। नीड ऑफ कैपिटल, हमें पूंजी की जरूरत होती है। मान लो हमारे बिजनेस ऐसा है, 10 लाख रुपए हमने लगा रखा है, 4 लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। अब हमारी जो थोड़ी 15 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए क्या करें, किसी से कर्जा भी ले सकते हैं, लेकिन वो उतना बेहतर नहीं होगा। लेकिन किसी से यदि हम शामिल कर लें उसको एज ए कैपिटल, किसी व्यक्ति को शामिल कर लें, तो वो एक तरह से फर्म में काम भी करेगा और हमें पूंजी भी मिल जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि हम चाहते तो नहीं है लेकिन हमको कर्जा मिल ही नहीं रहा है, तो हम मजबूरी में भी उसको एज ए पार्टनर्स फर्म में शामिल करेंगे। तो नीड ऑफ कैपिटल यानी कि पूंजी की जरूरत को पूरा करने के लिए हम किसी व्यक्ति को फर्म में शामिल कर सकते हैं। दूसरा है यूज ऑफ गुडविल। ये क्या है, किसी व्यक्ति की ख्याति बहुत अच्छी है, प्रसिद्धि बहुत अच्छी है, कोई व्यक्ति मार्केट में बहुत प्रसिद्ध है, हम चाहते हैं कि यदि वह मेरे फर्म में होता तो हमारा फर्म और बेहतर काम करती, हम बिजनेस में और ग्रोथ कर जाते। तो ये कैसे संभव है, हम उसे ऑफर करेंगे, हम उसको कहेंगे कि आपका नाम हम अपने बिजनेस में प्रयोग करना चाहते हैं, तो अपना नाम आपको क्यों देगा कोई, वो कहेगा ठीक है करिए, पर मैं एज ए पार्टनर रहूँगा, हमें लाभ में हिस्सा चाहिए। तो यदि आप ऐसा चाहें तो कर सकते हैं। आजकल ये सब ज़्यादा चल रहा है, देखते होंगे आजकल बायजूस वाले पूरा इंडिया में या विदेशों में भी छाए हुए हैं टीचिंग के रूप में। तो क्या वो इतनी बड़ी फर्म थोड़ी है कि हर जगह खुद ही है, ज़्यादा से लोग उसको फ्रेंचाइजी लिए हैं, उसकी फ्रेंचाइजी बहुत सारे लोगों ने लेकर के टीचिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन गुडविल उसी का है। तो वही बात है, यूज ऑफ गुडविल, आपकी फर्म काम कर रही है लेकिन उतना बेहतर नहीं, कोई और फर्म जिसको आप चाहते हैं, जिसका मार्केट में बेहतर नाम है, सपोज करिए
खराब से खराब सामान बनाइए और टाटा का मुहर लगा दीजिए, टाटा मोटर्स मैं बात कर रहा हूँ। खराब से खराब मोटरसाइकिल बनाइए, हीरो अथवा हीरो क्या बोलते हैं होंडा, या ऐसे ही मतलब जो चली हुई कंपनियां हैं आपने उनका नाम का प्रयोग कर लिया, तो वो खराब रहेगा तो भी चल जाएगा क्योंकि उनकी गुडविल अच्छी है। तो मेन बात यही है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, यदि कोई व्यक्ति जिसका गुडविल मार्केट में बेहतर है, जिसको लोग जानते हैं, तो आप उसका नाम का प्रयोग यदि अपने फर्म में करेंगे तो फर्म आपकी ग्रोथ कर जाएगी, अपने लक्ष्यों को अचीव कर लेगी। तो ये सब चीज़ें आपको मतलब उसके लाभ मिलेंगे। लेकिन वो व्यक्ति ऐसा क्यों आपको करेगा? वो कहेगा कि ठीक है हमको एज ए पार्टनर शामिल करिए तो देंगे। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो यूज ऑफ गुडविल में भी जरूरत हो जाती है किसी की, यदि ख्याति को भुनाना चाहते हैं तो भी हम उसे फर्म शामिल करना होगा। नीड ऑफ स्किल या यूज ऑफ स्किल जो भी कहिए, एक ही बात हुआ। स्किल कुशलता, कोई व्यक्ति एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल है, उसका जानकारी बिजनेस से रिलेटेड उसकी जानकारी अच्छी है, आप उसको चाहते हैं कि हम उसकी सेवाओं का लाभ ले लें, तो कहेगा ना कि हम क्यों आपसे भाई आप में हम आपकी सेवाओं को क्यों देंगे, अपना सेवा को क्यों देंगे, हमको आप पार्टनर्स एज ए पार्टनर शामिल करिए तो हम चलेगा, कोई बात नहीं। तो आपको मजबूरी है, आपको उसे करना होगा। सपोज करिए आप एक सीए का फर्म लॉन्च कर रहे हैं और उसमें कोई ऐसा व्यक्ति जो सीए में मतलब सीए कर चुका है, 10 साल 12 साल उसका एक्सपीरियंस है, उसका नाम चलता है, तो उसको आप जरूर चाहेंगे कि उसका नाम मेरे फर्म के साथ जुड़े। तो आप कहेंगे सर मैं चाहूंगा कि आपका नाम, तो कहेगा ठीक है कोई बात नहीं है, आप हमको एज ए पार्टनर रख लीजिए, मेरा नाम जोड़ लीजिए। वो आप यहाँ आएगा नहीं, कभी कभार ही आएगा, लेकिन उसका नाम चलेगा तो आपको लाभ मिलेगा। तो ऐसा हो सकता है। कोचिंग खोल लीजिए और नाम लगा दीजिए महेंद्र तिवारी का, हो सकता है लाभ थोड़ा सा मिल जाए। तो ये भी एक रीजन है, कि यूज ऑफ स्किल यानी किसी की कुशलता का प्रयोग करना चाहते हैं तो भी आपको एज ए पार्टनर उसे शामिल करना होगा। चौथा नंबर हम आपको बता दें, डेथ ऑफ ए पार्टनर्स। ऐसा कब होगा? डेथ ऑफ पार्टनर्स ऐसा तभी होगा, ऐसा हमेशा नहीं होता, केवल एक ही कंडीशन में होता है कि किसी साझेदारी फर्म में 2 ही व्यक्ति हैं, किसी साझेदारी फर्म में मात्र 2 ही व्यक्ति हों और एक व्यक्ति का मृत्यु हो जाए। अब यदि एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो एक व्यक्ति अकेला तो साझेदार होगा नहीं, क्योंकि साझेदारी की परिभाषा ही है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। एक अकेला होगा तो साझेदारी तो ही खत्म हो जाती है। तो साझेदारी फर्म को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए हमें किसी थर्ड पर्सन की जरूरत होगी। किसी न किसी व्यक्ति को आप जैसे भी जिस भी यू में समझें, जिस भी तरह से लाएं, चाहे वो गुडविल लाए या न लाए, मतलब यह है कि किसी प्रकार का व्यक्ति हो, वो आप अपनी आवश्यकता अनुसार उसे चूज करेंगे। लेकिन यह है कि किसी न किसी व्यक्ति को आपको एज ए पार्टनर शामिल करना ही होगा यदि आप पार्टनरशिप फर्म को और आगे ले जाना चाहते हैं तो। नहीं तो आप आज जैसे ही वो व्यक्ति का देहांत होगा, पार्टनरशिप फर्म आपकी खत्म मानी जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति पार्टनर्स नहीं हो सकता। तो इसलिए ये कंडीशन तभी होगा जब मात्र 2 ही व्यक्ति हों, इसके अलावा नहीं। फॉरेन ब्रांच 5वां बोलेंगे हम। फॉरेन ब्रांच ये क्या है? आप कोई विदेशी शाखा खोलना चाहते हैं, आप कोई विदेशी शाखा खोलना चाहते हैं, तो उस देश में आप किसी को एजेंट नियुक्त करेंगे तो गारंटी नहीं हो आपके अनुसार काम करे। अपने किसी मैनेजर को आप वहां लगाएंगे, किसी व्यक्ति को, कर्मचारी को लगाएंगे, किसी वेतनभोगी कर्मचारी को लगाएंगे तो गारंटी नहीं है आपके अनुसार काम करे, क्योंकि वो तो बाहर है, विदेश में है, दूसरे देश में है, आप यहाँ इंडिया में बैठे हुए हैं। तो आप जैसा निर्देश देंगे वो यस सर तो बोलेगा, पर काम नहीं करेगा। तो बेहतर ये रहेगा कि हम किसी थर्ड व्यक्ति को साझेदार ही शामिल कर दें। तो हम उसे कह देंगे कि आज जो है पार्टनरशिप फर्म हमारे एज ए पार्टनर्स रहिए। तो जब वो पार्टनर्स रहेगा तो फर्म उसकी मानी जाएगी, तो अपना समझेगा तो बेहतर काम करेगा। कोई भी व्यक्ति जब उसे अपना समझेगा तो काम बेहतर करेगा। तो इसलिए फॉरेन ब्रांच की कंडीशन में भी हो सकता है। अदर रीजन,
अदर रीजन ये क्या है, इसके अलावा, मतलब कोई एक फिक्स नहीं है, मैं बता रहा हूं। हाँ, इसके अलावा कोई भी वह रीजन हो सकता है जिसके कारण हमें साझेदारी फर्म में किसी व्यक्ति को हम प्रवेश करा सकते हैं। कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि ये 5 रीजन होते हैं। सपोज करिए आपका भाई है, आपका भाई है और वो बिजनेस में थोड़ा सफर कर रहा है, बहुत बेहतर उसका नहीं चल रहा है, आपको उस पर दया आ गई, तो ये सब में मेन रीजन तो नहीं हुआ, लेकिन आप यदि चाहें तो वो भी एक रीजन बन सकता है, क्योंकि ये सब तो एसेंशियल था, वो एसेंशियल नहीं था, क्योंकि व्यापार में दया इत्यादि इस तरह की भावनाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन मान लीजिए वो आपका भाई है, आपने ऐसा सोच लिया कि ठीक है उतना बिजनेस बेहतर नहीं कर पा रहा है, तो आप उसे कह सकते हैं कि ऐसा करो, तुम मेरे में ही शामिल हो जाओ, काम करो और हम तुमको उसको आगे बढ़ा देंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं, कोई सी बाध्यता नहीं है कि आप नहीं करें। तो इसी सब अदर रीजन में आ सकता है, मतलब इसके अलावा अन्य भी कोई भी रीजन हो सकता है। जब आपको लगे कि किसी अन्य व्यक्ति को हम साझेदारी फर्म में लाना उचित रहेगा तो आप ऐसा कर सकते हैं, कोई इस तरह की बाध्यता नहीं है। यही इतने रीजन है, यही इतने कंडीशन है, तो कोई भी कंडीशन हो सकता है जो आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लगे कि ये बेहतर होगा, इसे काम करके हम इसके व्यवसायिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो आप उसको कर लीजिएगा। ठीक, तो ये मैंने बताया रीजन ऑफ एडमिशन, यानी कि साझेदारी फर्म में किसी व्यक्ति को हम शामिल करेंगे। तो अब इसके आगे हम कुछ चीजें बताएंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसके बाद हम बताएंगे आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स। ब्लैक बोर्ड पर दिखाई पड़ता होगा मेरे समझ से, हाँ दिख तो रहा है। हमने लिखा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स। ब्लैक बोर्ड से थोड़ा सा कट रहा है, ध्यान देंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स, कहने का मतलब यह है यदि हम किसी व्यक्ति को फर्म में शामिल कर लिए तो कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए जाएंगे, मतलब यह हुआ कि कौन कौन से समायोजन किए जाएंगे। तो चूंकि सब पे पहले हम आपको बताएंगे उतने पॉइंट, उसके बाद हम विस्तार करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले यह है नए लाभांश विभाजन अनुपात, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबके बारे में कौन से बताऊंगा, अभी आप केवल एज ए पॉइंट समझिए कितने पॉइंट होते हैं, इसका मतलब अभी मैं बताऊंगा आपको बाद में। दूसरा है ख्याति का लेखांकन तथा मूल्यांकन, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तीसरा है संपत्तियों दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। अगला है डिवाइडेशन ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व, प्रॉफिट एंड रिजर्व।
डिवाइडेशन ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व। अगला है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ये पॉइंट तो आपको हो ही गया। हाँ, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल, उसको रिटर्न आप कर सकते हैं। रिटर्न ऑफ लॉसेस। ध्यान देंगे, रिटर्न ऑफ एक ही शब्द है, रिटर्न ऑफ एक ही शब्द है, रिटर्न ऑफ लॉसेस यानी हानियों को अप्लीकेट करना। 7वें नंबर पर अदर में कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा, ये जितने पॉइंट आप देख रहे हैं, हर पॉइंट पर हमको एक एक वीडियो कम से कम बनाना होगा, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। और मैं प्रयास भी करूंगा कि हम सभी पॉइंट पर एक एक वीडियो बना करके आपको पोस्ट करेंगे, बस देखते रहिएगा त्रिपाठी का अवस्था से। तो सबसे पहले नंबर आता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे कि मैं बताया कि साझेदारी फर्म में जैसे ही कोई व्यक्ति आएगा तो साझेदारी तो वहीं खत्म हो जाती है। मैं फर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, साझेदारी की बात कर रहा हूँ। तो साझेदारी खत्म हो जाती है तो निश्चित तौर पर उनका जो पुराना लाभांश विभाजन अनुपात होगा वो भी खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो भी लाभ या हानि होता था, मालूम है 2 लोगों में बांटता था, 3 में बांटेंगे, तो पहले वाला तो रहने गया। तो वैसे कंडीशन में हमें नए लाभांश विभाजन के अनुपात की गणना करनी होगी। एक फिक्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको इस्टेब्लिश करना होगा। तो वहां पर एक प्रॉब्लम आती है, वह हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंतर्गत आएगा, उसके बारे में हम काफी चर्चा करेंगे, उसका बाकायदे एक वीडियो बनाएंगे, देखते रहिएगा। दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ये क्या है तो बहुत बड़ी बात, इसको 1 सेकेंड में बतलाया भी नहीं जा सकता, पर ऐसे समझिए कि गुडविल किसी व्यापार की प्रसिद्धि होती है और इसको हम एज एसेट्स यूज करते हैं। यह हमारे व्यवसाय की संपत्ति होती है। साझेदारी अधिनियम 1956 के द्वारा इसको अस्थायी संपत्तियों में पहला स्थान प्राप्त है। तो इसका भी चर्चा होता है, इसके संबंधित लेखांकन है, इसका वैल्यूएशन है, ये सारी बातें बताएंगे वीडियो में। मतलब इसका ये भी एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है जब हम किसी नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिलाते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट, ये क्या बोलते हैं आप, एसेट्स एंड लायबिलिटी। इसका मतलब हुआ है कि जब कोई व्यक्ति साझेदारी फर्म में प्रवेश लेगा तो निश्चित तौर पर उस दिन से उसके पिछले चिट्ठे के तिथि तक के दिनों में संपत्तियों और दायित्वों में काफी अंतर हो चुका होता है। सपोज करिए कि यदि फर्म 10 लाख रुपए का ऋण ले रखी है और किसी व्यक्ति को आप 30 जून को फर्म में शामिल करा रहे हैं, तो कुल मिलाकर के 10 लाख का 6 महीने का ब्याज ही हो जाएगा, जो कि लायबिलिटी में वृद्धि कर देगा। जो हमारे अस्थायी संपत्तियां हैं उनके 6 महीने के ह्रास उसमें शामिल हो जाएंगे, जो संपत्ति में कमी कर देंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो उस पर चर्चा किया जाएगा। बस यही बताऊंगा कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ये भी एक चीज होती है जो हम नए साझेदार के फर्म के प्रवेश के समय हम इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के रूप में यूज करते हैं। अगला डिवाइडेशन ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व। फर्म में कोई प्रॉफिट हो सकता है, कोई रिजर्व हो सकता है, जो हमारे द्वारा कमाए हुए लाभों से बना है, जो हमारे द्वारा कमाए गए लाभों से बना है। और मिस्टर यक्स यदि फर्म में शामिल होंगे, आज के बाद सभी संपत्तियों और दायित्वों पर उनका अधिकार होगा। तो ऐसे कंडीशन में निश्चित है कि वह लाभ अथवा संचय जो भी हमने बनाया है वो हम आपस में बांट लें, तो हम ऐसा करते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति के शामिल हम करते हैं तो प्रॉफिट अथवा रिजर्व जो भी हमारे घर में है वो हमें आपस में बांट लेना चाहिए, और बांट लेना ही होता है, इसमें कहीं एक बड़ी बात ही नहीं है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ये भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हो सकता है पहले लोग 40,000 40,000 20,000 लगाए हों, 50,000 सभी लोग लगाए हैं, 60-40 के रेस में लगाए हों, किसी भी वे में 2 साझेदार यदि हैं तो किसी भी वे में अपना लगाए होंगे पूंजी। हो सकता है कि नया व्यक्ति आते आते 5 लाख रुपए लेकर के आया और कहते कि इसी अनुपात में आप लोग भी कर दीजिए, कर सकते हैं। हम लोग खुद ही कर सकते हैं, आपस में निर्णय ले सकते हैं कि नया व्यक्ति आ रहा है तो उसी के अनुपात, उसी पूंजी के अनुपात में अपनी पूंजी को समायोजित कर दे।
उन्हें गारंटी नहीं है। मैं बता रहा हूं कि कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ये अनिवार्य नहीं होता, परंतु यदि पार्टनर्स चाहें तो इस तरह का डिसीजन ले सकते हैं और तब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसेंशियल हो जाता है। यानी कि ये जरूरत हो जाती है कि हम इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो करें, हम इस तरह का एक एडजस्टमेंट करें जिससे कि साझेदारों के कैपिटल एडजस्ट हो जाए, उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर रिटर्न ऑफ लॉसेस, मैंने पहले ही बताया रिटर्न ऑफ एक ही शब्द है, तो रिटर्न ऑफ लॉसेस का मतलब यह है कि यदि साझेदारी फर्म में कोई हानि हो पहले से, तो नया व्यक्ति जब आएगा तो उसके लिए तो जिम्मेदार है नहीं। आप हानि पहले से लगा के बैठे हुए हैं, अभी राइट ऑफ नहीं कर पाए हैं, तो राइट ऑफ नहीं कर पाए हैं तो उसको कर ही लीजिए, वो अनिवार्य है, वो एसेंशियल नहीं, अनिवार्य है, आपको उसे करना ही करना है, क्योंकि थर्ड व्यक्ति जो आपके फर्म में शामिल होगा इसके पूर्व के हानियों के लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा। तो उसे जो भी पुराने साझेदार हैं अपने लाभ हानि विभाजन अनुपात में उसे राइट ऑफ कर लेते हैं, अपनी पूंजी के द्वारा उसको एडजस्ट कर देते हैं, वो सब बताएंगे हम। अगर इसके अलावा और कोई भी, मान लीजिए अभी तक पार्टनर्स के कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता था, अब हम इसको शामिल करेंगे, दिया जाएगा। कोई ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता था, अब हम शामिल करेंगे, किया जाएगा। हर महीने इतना रुपया फंड में नहीं जाता था, अब हम शामिल कर सकते हैं, ऐसा जाएगा। तो अन्य कोई भी इस तरह का फर्म में हम यानी कि सभी साझेदार कोई डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन को भी हम इसमें शामिल करते हैं। लेकिन ऊपर से छह जो देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं समझता हूँ इस सब पर हमें, इन सभी पॉइंट पर हमें एक एक वीडियो देना होगा यदि आपको बेहतर पढ़ाना है तो, और आपको बेहतर पढ़ना है तो ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरा ही वीडियो देखें, किसी का वीडियो देखें, लेकिन यदि सबसे संबंधित 1 से 6 तक का यदि आप कोई प्रॉपर वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको बातें पूरी समझ में नहीं आएगी। तो मैं चाहूँगा इसके आने वाले वीडियो पर मैं इससे कम समझाऊँगा और आप लोग देखिएगा जरूर। मैं समझता हूँ वीडियो भी कुछ 22 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो इससे अधिक बनाना और बताना उचित नहीं है, आप लोगों को भी उबर होगी। इसी का आगे हम इसको नहीं ले जाना चाहेंगे, तो ठीक है, आप लोग देखते रहिए त्रिपाठी कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू।